नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था का यह 62वां व्याख्यान है और इसके अंतर्गत हम भारतीय जो संसद होती है उसमें बिल से अधिनियम बनने तक की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। साथ ही जो एक्ट होते हैं, जो अधिनियम होते हैं, वह किस प्रकार के होते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पॉलिटी में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि किस प्रकार से जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसमें प्रोसीडिंग चलती है, किस प्रकार से हमारे जो मेंबर्स होते हैं वह यहाँ पर कार्य करते हैं। तो आप सारे जो व्याख्यान हैं उनको देखिए और इसके इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि बिल से अधिनियम किस प्रकार से बनते हैं। सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि संसद की प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है। तो संसद की प्रक्रिया में हम आपको बता दें कि संसद के जो हिस्से पड़े थे उनमें आपने देखा था कि संसद के 3 हिस्से हुआ करते हैं। एक होता है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा और तीसरे होते हैं राष्ट्रपति। तो 3 चीज़ों से मिलाकर हमारा क्या बनता है, हमारी संसद बनती है। संसद के अंतर्गत हमने लोकसभा के बारे में समझा कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, भारत के प्रत्येक क्षेत्र से प्रत्येक नागरिक के द्वारा इन संसद को बनाया जाता है। जो संसद यहाँ से जीत कर आते हैं वह जाकर पार्लियामेंट में बैठते हैं। अब हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति द्वारा होते हैं। उनके 1/3 मेंबर को बार बार 4 वर्ष में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए वह स्थायी सदन कहलाता है। और अस्थायी सदन के रूप में हम देख सकते हैं संसद होती है, जो कि हम देख सकते हैं कि 5 साल सरकार चलने के बाद, जो कि 5 साल पूरे होने पर संसद गिर जाती है, यानी जो लोकसभा होती है वह गिर जाती है और नई लोकसभा का निर्माण होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि किस प्रकार क्या संसद में लोकसभा किस प्रकार कार्य करती है और राज्यसभा किस प्रकार कार्य करती है। अब संसद को समझें। संसद का मुख्य कार्य देश में कानून बनाने का होता है, यानी हम देखें चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे वह लोकसभा हो, चाहे वह राज्यसभा हो, इन तीनों का कार्य क्या होता है, देश में कानूनों को बनाना। यानी यह देश में व्यवस्थापिका के नाम से जानी जाती है, यानी देश में व्यवस्था बनाने का कार्य कहाँ पर किया जाता है, पार्लियामेंट में या संसद में किया जाता है। कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदनों में किया जाता है, जिन्हें हम लोकसभा व राज्यसभा कहते हैं। चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों जगह ही क्या बनाए जाते हैं, कानून बनाने का कार्य किया जाता है। और इसके लिए हम देख सकते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा है वह जवाबदेह होते हैं राष्ट्रपति के लिए, यानी तीनों का सम्मिलित रूप से हमारा कानून यहाँ पर बनकर निकल कर आता है। कानून बनाने को लेकर दोनों सदनों का अपना अपना महत्व होता है। दोनों सदन ही अपने अपने स्तर पर महत्व रख सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि लोकसभा को ज़्यादा पावर्स है या राज्यसभा को ज़्यादा पावर्स है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि लोकसभा को ज़्यादा पावर्स होती है। क्यों होती है, इसके बारे में हम विस्तृत तरीके से लेक्चर के अंदर समझेंगे। अभी आप यह समझ लीजिए कि जो हमारी लोकसभा होती है इनमें चुने हुए व्यक्ति जाते हैं, यानी इनका चुनाव सीधे तौर पर जनता के द्वारा किया जाता है। और एक कहावत प्रचलित है कि कोई भी कार्य चुनाव से होना चाहिए, न कि दबाव से। यानी किस प्रकार से हम यह बात कह सकते हैं कि यदि कोई भी कार्य चुनाव से होता है तो वह सर्वसम्मति से होता है और सर्वसम्मति से हुआ कार्य सबसे प्रमुख माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बिल से अधिनियम बनने तक की प्रक्रिया के बारे में हम समझते हैं। तो बिल आपने पढ़ा कि 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरकारी बिल और एक होते हैं प्राइवेट मेंबर बिल। सरकारी बिल और प्राइवेट मेंबर बिल में ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि जो सरकारी बिल होते हैं वह मंत्रियों द्वारा लाए जाते हैं। अब आप कहते होंगे कि सरकारी बिल यानी सरकार में तो सभी बैठे हैं, यानी हम देख सकते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है वह भी वहाँ पर बैठी है, आम जो सदस्य हैं वह भी यहाँ से निकल कर आते हैं और जो ऐसे हैं मंत्री हैं वह भी यहाँ से निकल कर आते हैं। तो सरकारी बिल से मतलब क्या होता है कि जो हमारे मंत्री जी होते हैं वह जो कि पक्ष की सरकार होती है, यानी बहुमत दल का जो नेता होते हैं उन्हीं को मंत्री बनाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रमुखता विपक्ष के नेताओं को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर हम देख सकते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा मंत्री निकल कर आते हैं और इनके द्वारा पेश किए हुए बिल को सरकारी बिल कहा जाता है, यानी जो सरकार में हैं। और अब हम देख सकते हैं प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में, यानी हम इनको
सीधे तौर पर समझे तो यह प्राइवेट मेंबर बिल यानी अपने एमएलए जो कि सांसद होते हैं वह भी कहलाते हैं, और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि राज्य के स्तर पर एमएलए भी कहलाते हैं। लेकिन जो प्राइवेट मेंबर बिल है वह मुख्यतः कहाँ से निकल कर आता है, जो विपक्ष की पार्टी होती है वहाँ से निकल कर आता है, जो सत्ता में नहीं होती है। यदि किसी सांसद द्वारा किसी भी प्रकार का बिल पेश किया जाता है, यानी आम सांसद की बात करें जिसकी पार्टी चुनाव जीतकर नहीं आई है या आई भी है तो जो वह मंत्री के पद पर नहीं है, तो उसके द्वारा यदि बिल लाया जाता है तो उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। सामान्यतः इस प्रकार के बिल किसके द्वारा लाए जाते हैं? विपक्ष के द्वारा, जो कि आपको ध्यान रखना है। सरकारी बिल को पेश करने के लिए कितनी अवधि होती है? 7 दिन की अवधि होती है। यानी जब सरकारी बिल पेश किया जाता है तो 7 दिन पहले इसका नोटिस देना होता है। और हम प्राइवेट बिल की बात करें जो कि निचले स्तर का होता है, यानी हम देख सकें कि सांसद द्वारा लाया जा सकता है, इसमें मंत्री की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर हम देख सकें कि इसके लिए 1 माह तक के पहले नोटिस देना होता है और इसमें 7 दिन के पहले नोटिस देना होता है। तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस बात को समझा। अब हम बिल के प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। आखिरकार में जो बिल है, बिल के बारे में हमने ये तो जान लिया कि बिल किस प्रकार से निकल कर आते हैं, कौन से ऐसे बिल हैं जो सरकारी बिल कहलाते हैं, कौन से ऐसे बिल हैं जो प्राइवेट मेंबर बिल कहलाते हैं। अब हम समझेंगे कि बिल कितने प्रकार के होते हैं। अब देखो तो बिल में आ जाए तो ऑर्डिनरी बिल होते हैं, मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशन बिल होता है। तो हम चारों बिलों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। चलिए ऑर्डिनरी बिल को देख लेते हैं। ऑर्डिनरी बिल है वह 5 स्टेज के बाद अधिनियम बनता है। तो हम देख सकते हैं इसमें फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है, बिल इन द सेकंड हाउस, यानी चौथी प्रक्रिया के अनुसार जो बिल होता है वह चौथे हाउस में चला जाता है। और हम देख सकते हैं यह जो 3 रीडिंग होती हैं वह पुनः से कहाँ पर? सेकंड हाउस यानी राज्यसभा में होती हैं। पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, फिर राज्यसभा में पेश किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि इतना सब होने के बाद क्या होता है कि जब दोनों सदनों से बिल पास होता है तो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर कराने के लिए इसको भेज दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो बिल होता है इसमें जो कि फर्स्ट प्रोसीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग होती है, यह जो यहाँ पर फर्स्ट रीडिंग लिखा है वह अलग हो चुका है, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। इस बिल में दोनों सदनों में पेश किया जाता है, यानी हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर बात हो रही है, फर्स्ट रीडिंग की बात हो रही है, तो जो बिल होगा वह दोनों सदनों में पहले बताया जाएगी कि आखिरकार में हम लेकर क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों सदनों में इसे पेश किया जाएगा। यह सरकारी व गैर सरकारी दोनों प्रकार के सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है, यानी जो ऑर्डिनरी बिल है वह दोनों प्रकार के सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। इसमें बिल के विषय में संसद के समक्ष रखा जाता है तथा इसमें संबंधित अल्प चर्चा की जाती है। अब जहाँ पर संसद की बात हो रही तो संसद में आपकी लोकसभा भी आती है और राज्यसभा भी आती है, यानी दोनों को आगाह किया जाता है कि इस प्रकार का बिल ला रहे हैं और उस पर अल्प चर्चा होती है, छोटी सी बातचीत होती है और इसे गजट के रूप में पेश कर दिया जाता है। अब हम सेकंड रीडिंग की बात करें तो यह जो मानी जाती है सबसे महत्वपूर्ण स्टेज मानी जाती है। इसमें हम देख सकते हैं कि यह जो बिल होता है वह अधिनियम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसका जो खाका है इस प्रकार से तैयार किया जाता है, जो फर्स्ट रीडिंग में हमने एक बिल के रूप में उसे पेश किया था, इसमें फिर क्या होने लगा कि वहीं से इस पर कमेटी कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं और इसको बिल के रूप में एक इसका खाका तैयार किया जाता है। जब सेकेंड रीडिंग में इसको पहुंचाया जाता है तो इसे बिल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा कमेटी द्वारा इसके समक्ष जांच भी की जाती है, यानी जांच के लिए भेजा जाता है और इसकी जांच भी की जाती है कि यह अधिनियम बनाने योग्य है या नहीं है। अब सेकंड के बाद हम थर्ड रीडिंग की बात करें कि थर्ड रीडिंग किस प्रकार की होती है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कितना विस्तृत अध्ययन है। यहाँ पर वोटिंग कराई जाती है, यानी हम देख सकते हैं कि अब यह बिल के रूप में पेश किया जा चुका है और एक सदन में आ चुका है, लोकसभा में मान लो कि यह आ चुका है, तो यहाँ पर इसकी वोटिंग कराई जाएगी तथा तय किया जाएगा कि इसे स्वीकार किया जाना है या इसे अस्वीकार किया जाना है। यदि स्वीकार किया जाना है तो आगे चर्चा होगी, यदि इसे अस्वीकार किया जाना है तो यहीं से इसको बाहर कर दिया जाएगा। यदि स्वीकार करे जाने की स्थिति में आ चुका है
तो बिल अध्यक्ष के पास भेज दिया जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि ऐसे स्वीकार करे जाने की स्थिति में आ जाता है, यानी यहाँ पर मेंबर्स की सहमति बन जाती है तो इसे अध्यक्ष के पास भेज दिया जाता है। और इससे जो कोई अध्यक्ष होता है अब इस पर यह भी अपनी सहमति देती हैं कि हाँ ठीक है, मेंबर्स के द्वारा जो बिल बनाया गया है इससे लोकसभा को सहमति प्राप्त हो चुकी है। और हम देख सकते हैं कि इसको प्राप्त करने के बाद जो अध्यक्ष होते हैं इसको दूसरे सदन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दूसरे सदन में जाकर इसके ऊपर तीनों रीडिंग्स फिर से प्रारंभ कराई जाती हैं। अब वहाँ पर जाएगा, फर्स्ट रीडिंग कराई जाएगी। हमने देख ही चुके हैं कि फर्स्ट रीडिंग वहीं से संपन्न हो जाती है जहाँ से इसको पढ़ा जाता है। सेकेंड रीडिंग में वो होता है कि उसकी जांच की जाती है, राज्यसभा की कमेटियाँ होगी, उनके सदस्य होंगे, उनके द्वारा यह तय किया जाएगा कि इसको बिल बनाना है या नहीं बनाना है, स्वीकार किया जाना है या नहीं किया जाना है। अब राज्यसभा के समक्ष जो बिल जाता है उनके पास 4 विकल्प होते हैं, यानी 4 प्रकार से इसको यह एक्टिविटी कर सकते हैं। अब जो राज्यसभा की एक्टिविटी होगी उनको हम यहाँ पर समझेंगे। पहली एक्टिविटी क्या होगी कि लोकसभा से प्राप्त बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दें, यानी राष्ट्रपति की जो स्वीकृति होती है, इनके साइन होते हैं, इनके लिए राष्ट्रपति के बाद भेज दें। यानी सबसे पहली होती है कि जो मेहनत लोकसभा द्वारा कर ली गई है उस पर थोड़ा सा विचार करके उसको देख दाख के कहाँ पर भेज दें, राष्ट्रपति के बाद भेज दें। और इसके बाद हम देख सकते हैं कि दूसरी जो कंडीशन होती है, बिल में संशोधन कर पुनः कहाँ भेज दें, लोकसभा के पास। अब आप यहाँ पर एक बात को समझने का प्रयास कीजिए जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि जब जो कि राज्यसभा के द्वारा इसमें कोई भी संशोधन किया जाता है तो सीधे यह राष्ट्रपति के पास नहीं जाता, इसको फिर से लोकसभा में पेश किया जाता है। यदि लोकसभा राज्यसभा के संशोधन से मंजूर है या उसको स्वीकार कर लेती है तो इनके बाद यह भी यहाँ से स्वीकृति देंगे, फिर वापस राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो यह बात आपको याद रखनी है। अब जो तीसरी कंडीशन है यह भी आपको समझनी है। राज्यसभा द्वारा इसे अस्वीकार भी किया जा सकता है, यानी यह पूर्णतः इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम चौथी कंडीशन देखें, राज्यसभा द्वारा इसे रोक कर भी रखा जा सकता है। यानी 4 कंडीशन आपने समझी, या तो स्वीकार कर सकते हैं या इसमें संशोधन करके पुनः लोकसभा को भेज सकते हैं, इसको अस्वीकार कर सकते हैं या इसको पेंडिंग डाल सकते हैं, यानी हम बाद में विचार करेंगे, इस प्रकार की बात कहते हुए इसको रोक सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि दूसरे सदन द्वारा बार बार यदि इसे अस्वीकार किया जाता है, यानी तीसरी बात कि इसको अस्वीकार कर दिया और फिर से लोकसभा के पास भेज दिया, उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी परिवर्तन किए और वापस राज्यसभा के पास भेज दिया, और फिर हम देख सकते हैं कि क्या हुआ कि अस्वीकृति बार बार मिल रही है, कहाँ से, राज्यसभा से, तो यह लोग गुस्सा में आ जाते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो लोकसभा होती है वह किसके पास गुहार लगाती है, राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी से बोलती है कि हमारे द्वारा बार बार ये बिल भेजा जा रहा है और इस बिल को राज्यसभा द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं कि आइए हम आपकी समस्या का समाधान करते हैं और आप दोनों सदनों को आपको एक साथ बैठना होगा और दोनों सदनों को एक साथ बैठाकर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि पावर्स कहाँ पर आ रही है। जिस पावर की हमने बात की थी कि राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर होती है, लोकसभा के पास पावर होती है, तो यहाँ से आपको लोकसभा की पावर दिखाई देगी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जॉइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता करता है, इसका जो अध्यक्षता का कार्य करता है वह करता है लोकसभा का स्पीकर। यहाँ पर हमारी लोकसभा प्रभावी हो जाती है। अब यहाँ पर स्पीकर बैठेगा और राज्यसभा के पूरे सदस्य निकल कर यहाँ पर आ जाएंगे और लोकसभा के सदस्य भी निकल कर आ जाएंगे, और जो स्पीकर यहाँ पर बात करेगा तो चूंकि वह पहले से ही बहुत सी चीज़ों को समझ चुका है, देख चुका है, लोकसभा के साथ बैठ चुका है, तो हम देख सकते हैं कि दोनों सदनों की जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको बुलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। चलिए, इसके बाद जो बिल होता है वह राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है तथा पास करा दिया जाता है। अब दोनों को समक्ष बैठाकर चर्चा की जाएगी और जो भी यहाँ पर शुद्धियाँ व अशुद्धियाँ हैं, जिस प्रकार से इसे अस्वीकार किया जा रहा है उसको अस्वीकार करते हुए क्या किया जाएगा, इसको एक विस्तृत तौर पर इसकी चर्चा की जाएगी तथा समाधान खोजकर राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और इसके बाद इसको पास करा लिया जाएगा। तो आपने समझा कि किस प्रकार थर्ड रीडिंग होती है और किस तरह से इसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। अब हम थोड़े से वित्त विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण होती है
और वित्त विधेयक किससे संबंधित होता है? यह टैक्स से संबंधित होता है। कुल मिलाकर एक बात करें तो कि हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, चाहे वह व्यक्ति की हो, परिवार की हो, और हमारे जो कि हमारे शहर की हो, राज्य की हो या देश की हो, वह किस तरीके से चलती है? वह चलती है पैसे से। आपको बिजनेस करना पड़ता है या आपको नौकरी करनी पड़ती है, तभी आपकी व्यवस्थाएं चलती हैं। यानी देश को भी चलाना है तो वह भी अपना एक बिजनेस करता है, और इस बिजनेस करने के लिए अब हम देख सकते हैं इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है, घर में आप कोई भी कार्य करते रहें, चाहे आपको नल लगवाना हो, टंकी बनवानी हो, कुछ भी कार्य करवाना हो, लेकिन सबसे प्रमुख कार्य क्या होता है कि जो आपका पैसा आता है उसको आपको किस प्रकार से खर्चना है। आपके जो बिजनेस से पैसा आ रहा है, आपकी जो नौकरी से पैसा आ रहा है, उसको आपको किस प्रकार खर्चना है। उसी प्रकार जो हमारी देश होता है, और इस जो पार्लियामेंट में इसकी चर्चा की जाती है, जो कि वित्त विधेयक कहलाता है, मनी से रिलेटिव होता है। कर से संबंधित जो भी टैक्स पेयर की मनी इनके पास जाती है, उससे संबंधित बिल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल के बारे में हम याद रखें तो यह 110 के अंतर्गत आता है, और आप यहाँ से इसको समझने का प्रयास करिए। 110 आपको एक ही मिनट में याद हो जाएगा। यहाँ पर आप ऐसा बना दीजिए तो क्या हो गया, MO हो गया, यानी MONEY, मनी से रिलेटिव बात हो रही है, तो इसको आप ऐसे बना देते हैं तो आपको याद रहेगा, और इसको हटा देंगे तो 110 दिखाई पड़ेगा। चलिए देखते हैं आप इसमें। कर से संबंधित गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए क्या लाया जाता है? वित्त विधेयक को लाया जाता है। यदि सरकार द्वारा विदेशों से भी लोन लेना है, यानी अब बात क्या हो रही है, विदेशों से लोन। अब क्या ज़रूरत है यहाँ पर चर्चा करने की? यदि हम विदेशों से लोन ले रहे हैं, आपको यह समझना चाहिए जो आप विदेशों से लोन ले रहे हैं उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, कभी ना कभी किसी ना किसी स्थिति में उसको चुकाना पड़ेगा। तो आप जब पैसे निकालेंगे तो घर से पूछना पड़ेगा, यानी देश से पूछना पड़ेगा। यदि आप किसी भी घर का कार्य करने के लिए बाहर किसी दूसरे व्यक्ति से कर्जा ले रहे हैं, तो उससे आपको जानकारी लेने के लिए घर पर थोड़ी सी चर्चा होगी। इसी प्रकार यदि सरकार विदेशों से लोन लिया जाता है, तब भी वित्त विधेयक के माध्यम से सदन में रखा जाता है कि भाई साहब आ जाइए इस समस्या के लिए, या फिर इस जो कि यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का रोड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार की बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए पैसा चाहिए। अब हम जापान से मंगाएं या अमेरिका से मंगाएं। और हम देख सकते हैं कि जो वैश्विक संगठन होते हैं, जैसे कि WHO हुआ, या कोई भी वैश्विक संगठन जिनके बारे में हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ से जो धन है वह मंगाया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि जो हमारी संचित निधि होती है, यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी हमारा जो टैक्स पेयर की मनी जहाँ पर रखी जाती है, या आपातकालीन निधि होती है, यानी कंटिजेंसी फंड जिसे कहा जाता है, जिसमें कि आपातकालीन स्थिति के लिए हम कुछ पैसा रखते हैं। जैसे कि अभी मोदी जी ने वह चलाया था, जिसमें वह PM स्कीम के तहत यहाँ पर लोग अपना पैसा रख रहे थे, आपातकालीन स्थिति के लिए लोग दान कर रहे थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, इस प्रकार के फंड या निधि से यदि धन निकाला जाता है तो वह भी वित्त विधेयक के अंतर्गत आता है। वित्त विधेयक को वित्त विधेयक के रूप में स्वीकार किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको स्वीकार किया जाता है लोकसभा के द्वारा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वित्त विधेयक है, यह किसके द्वारा स्वीकार किया जाता है? जो कि स्पीकर होते हैं उनके द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि इसे वित्त विधेयक कहा जाता है, यानी कोई भी मेंबर इसको स्वीकारिता नहीं दी जा सकती। तो हम देख सकते हैं कि वित्त विधेयक को वित्त विधेयक के रूप में स्वीकार करने का कार्य स्पीकर, जो कि हमारे अध्यक्ष होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। वित्त विधेयक के रूप में स्वीकार किए जाने के बाद स्पीकर किसी भी प्रकार का प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, यानी अब जब स्पीकर ने इसे वित्त विधेयक के रूप में स्वीकार कर लिया है तो कोई भी इनसे प्रश्न नहीं पूछेगा कि आपने इसे वित्त विधेयक के रूप में स्वीकार क्यों किया है। वित्त विधेयक को केवल लोकसभा में लाया जाता है। भाई साहब यह भी आप याद रखिए कि इसको राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। वित्त विधेयक को केवल सरकारी बिल के माध्यम से लाया जा सकता है, यानी हम देख सकते हैं जो पैसे खर्च करने का जो प्रावधान होता है, जो वह किसके पास होता है? सामान्यतः सत्तारूढ़ पार्टी के पास होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई विपक्ष की पार्टी से नेता निकल कर आए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल ले। तो यह आपको बात याद रखनी है, सत्तारूढ़ पार्टी से, यानी सरकारी बिल, यानी मंत्री के द्वारा इसको पेश किया जाता है तथा मंत्रियों द्वारा ही यह लाया जाता है।
राज्यसभा में केवल 14 दिन के लिए यह अपने पास रख सकती है। यानी जो पेंडिंग की बात की थी कि पेंडिंग किस प्रकार से यह रख लेते हैं, तो 14 दिन का समय रहता है इनके पास। भाई साहब 14 दिन तक आप अपने पास रखिए, 14 दिन के बाद यह स्वयं से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। और हम देख सकते हैं कि राज्यसभा द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप ले जाइए, वह देखेंगे और देखकर वापस कर देंगे या राष्ट्रपति के पास भेज देंगे, लेकिन इसमें परिवर्तन करने की शक्ति यहाँ पर नहीं होती। हमने पहले पढ़ा था कि परिवर्तन करने की शक्ति होती है ऑर्डिनरी बिल में होती है, लेकिन जब मनी बिल की बात आती है, इसी प्रकार की जो कोटेशन होती हैं, इसी प्रकार से आपको भ्रमित किया जाता है। मनी बिल के संबंध में, वित्त विधेयक के संबंध में राज्यसभा इसको परिवर्तन कर सकती है या नहीं कर सकती है, तो यहाँ आपको डालना है कि नहीं कर सकती। तो यह चीज़ें आपको याद रखनी है। राज्यसभा इसके संबंध में अपनी सलाह दे सकती है, केवल सलाह दे सकती है, तो वह चीज़ सही मानी जाएगी। आगे देखते हैं फिजिकल मैटर, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, इन 3 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से इन पर कार्य किया जाता है। तो हम फिजिकल बिल की बात करें, फाइनेंशियल बिल की बात करें, तो वित्त विधेयक केवल वित्त समस्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कर से रिलेटिव समस्या है, फाइनेंशियल समस्याएं हैं, तो इसके लिए क्या किया जाता है, वित्त विधेयक का प्रयोग किया जाता है। और फाइनेंशियल बिल का सरकारी कारणों से संबंधित मुद्दों के लिए किया जाता है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, यह बात आपको याद रखनी है। वित्त विधेयक और फाइनेंशियल बिल या विधेयक या बिल के बारे में हम बात करें तो वित्त विधेयक होते हैं उसे मनी बिल कहते हैं, और फाइनेंशियल बिल, यह 2 अलग चीज़ें होती हैं। इसको सरकारी कारणों से पेश किया जाता है, वित्त विधेयक को केवल वित्तीय समस्याओं के लिए यूज़ किया जाता है। अब फिजिकल मैटर के बारे में हम बात करें तो राज्य में होने वाले खर्चों से संबंधित जो बात होती है वह फिजिकल मैटर के अंतर्गत आती है। अब हम रेवेन्यू की बात करें, जो टैक्स पेयर की मनी है, रेवेन्यू किस प्रकार से निकालना है, तो इसकी बात कर निकालने के संबंध में की जाती है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो सरकारी फंड होता है, उसमें उपस्थित पैसों को किस प्रकार से खर्चना है, उसकी बात एक्सपेंडिचर के अंतर्गत होती है। तो तीनों शब्दावलियों को आपने समझा, फिजिकल मैटर राज्य से संबंधित, रेवेन्यू कर से संबंधित, और एक्सपेंडिचर फंड से संबंधित बातों के लिए यूज किया जाता है। मनी बिल की बात करें तो आर्टिकल 110 के अंतर्गत आता है। इससे केवल स्पीकर द्वारा इस स्वीकार किया जा सकता है। यानी हम देख सकते हैं कि स्पीकर को ही इसकी पावर होती है, 3 बार मैंने बता चुका हूँ। फाइनेंशियल बिल की बात करें तो यह आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, 117 के अंतर्गत आता है। और फाइनेंशियल बिल 2 किसके अंतर्गत आता है, 117 के भाग 3 के अंतर्गत आता है। अब पार्ट 1 और पार्ट 3 के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आपको यहाँ पर समझा दें कि जैसे फाइनेंशियल बिल की बात हो रही है तो इसको आपको मनी बिल के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर कंफ्यूजन होती है वहीं से प्रश्न आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको समझना चाहिए कि फाइनेंशियल बिल की बात हो तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल जो 1 है उसके 117 के 1 में भी इसकी बात की जाती है, और फाइनेंशियल बिल बिल 2 की बात कहाँ पर की जाती है, आर्टिकल 117 3 के अंतर्गत यानी पार्ट 3 के अंतर्गत की जाती है। और मनी बिल के लिए 110 का यूज किया जाता है। सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल कहलाते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल बिल के अंतर्गत ही मनी बिल आते हैं, लेकिन जब फाइनेंशियल बिल की बात करें तो सभी जो फाइनेंशियल बिल होते हैं वह मनी बिल नहीं होते। यह बात आपको याद रखनी है। यानी एक क्या है, एक बड़ी बात क्या है कि जो होते हैं मनी बिल, यह एक छतरी के तौर पर कार्य करता है और इसके नीचे सभी फाइनेंशियल बिल आते हैं। अब हम देख सकते हैं कि सभी जो फाइनेंशियल बिल आते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो सरकारी कारणों से संबंधित होते हैं, जो कि हमने ऊपर देखा था। तो आप देख सकते हैं कि सरकारी कारणों से संबंधित हैं तो सभी प्रकार के ऐसे बिल मनी बिल नहीं कहलाते, लेकिन मनी बिल के अंतर्गत सभी फाइनेंशियल बिल आ जाते हैं। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। अब बहुत ही अच्छी बात के लिए यहाँ पर आप कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। फाइनेंशियल बिल जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर 117 एक जैसी बात, आर्टिकल एक जैसी बात। यह जो आप देख रहे होंगे पजल जैसा सेम दिख रहा है, आपको यहाँ पर अंतर दिखेगा, यहाँ पर 1 व यहाँ पर 2 का अंतर दिखेगा। और यहाँ पर आपको दिखेगा जो भाग 3 और भाग 3 और भाग 1 की होगी। तो इसमें क्या अंतर होता है, यह ऑर्डिनरी बिल के समान होता है। ऑर्डिनरी यानी उस बिल के समान होता है जो यहाँ पर हो रहा था, जिसके बारे में दोनों सदनों के अधिकार होते हैं।
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल के समान होता है। यदि इसे किसी भी प्रकार का अवरोध आता है तो संयुक्त बैठक के माध्यम से समाधान कर लिया जाता है। अब हम देखें तो यह अनुच्छेद 110 यानी मनी बिल के समान होता है। और हम देख सकते हैं इसके 110 के किसी भी प्रावधान का प्रयोग तो नहीं किया जाता है, यानी 110 के किसी भी, जैसे कि मनी बिल होता है, इसमें किसी भी प्रकार के प्रयोग नहीं है। आपने हम देखा था कि 117 यानी फाइनेंशियल बिल को आपने इस प्रकार समझा था कि फाइनेंशियल बिल, हर फाइनेंशियल बिल क्या किसके समान नहीं होता है, मनी बिल के समान नहीं होता है। तो यह अपवाद आपके सामने है कि जो पार्ट 2 की बात होती है यानी आर्टिकल 117(3) के अंतर्गत आता है, यह 110 से किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं रखता है। संयुक्त बैठक के माध्यम से इसमें भी कार्य किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो अंतर है आपको यह समझना है केवल कि यह 110 से संबंधित नहीं है। यानी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है यदि कि आर्टिकल 117 क्लॉज 3 मनी बिल के अंतर्गत आता है तो आप यहाँ पर नहीं का ऑप्शन लगा सकते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि संयुक्त बैठक के माध्यम से इसका भी समाधान किया जाता है और 117(1) का भी समाधान इसके द्वारा किया जाता है, लेकिन यह ऑर्डिनरी बिल के समान होता है। चलिए, तो हमने इतनी सारी जानकारी देखी, फाइनेंशियल बिल किस प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक के बारे में जानकारी दी, इसके आर्टिकल के 110 के बारे में अध्ययन किया और हम देख सकते हैं कि इनकी रीडिंग्स के बारे में समझने का प्रयास किया, यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो बिल होते हैं वह एक्ट के रूप में परिवर्तित होते हैं और किस प्रकार से इनको सदन में पेश किया जाता है। हमने ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल एवं मनी बिल के बारे में अध्ययन किया और साथ ही हमने देखा कि हमारी जो संसद है वह किस प्रकार से कार्य करती है, कितने इसके अंग होते हैं, 3 अंग, संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति के बारे में समझा। बहुत सी जानकारियाँ आपने प्राप्त की और इसी प्रकार के अध्ययन के लिए बने रहें स्टडी राइट बाय मनी पांडे से और करते रहें पॉलिटी का अध्ययन। 62 लेक्चर आपके पूरे हो चुके हैं और आगे भी लेक्चर आते रहेंगे और ऐसे बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें जो इस प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं। पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद, भारत माता की जय।